जय हिंद छात्रों। यूट्यूब चैनल जी की आर्ट पर एक बार फिर से आप सभी छात्रों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। छात्रों, आज भी हम आप सबके लिए कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आए हैं। आज के जो हमारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो संविधान से लिए गए हैं और ये सभी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पहले पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आगे भी ये प्रश्न पूछे जाएंगे। छात्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका डेट अनाउंस कर दिया गया है। 14 मार्च और 21 मार्च को एग्ज़ाम है। साथ ही साथ CHSL का भी एग्ज़ाम है और CHSL के अलावे MTS का भी एग्ज़ाम जुलाई में होगा। तो इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के सिलसिले को शुरू किया हूं, जो आपके डायरेक्ट परीक्षाओं में आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है। मैं चाहूँगा कि इन सभी प्रश्नों को आप बारीकी से देखें और अपने एग्ज़ाम के लेवल को बेहतर करें। इसके अलावा मैं ये भी कहूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे और यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं ये भी कहूँगा छात्रों कि सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप ऑल के नोटिफिकेशन को भी दबा लेंगे, ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आराम से सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए हम बिना देरी किए आज के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो हमारे एग्जाम में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न ये देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं। ऑप्शन दे रहा है 9, 10, 11 और 12। याद रखिएगा कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है, 11 है। तो आपका सही आंसर यही बनेगा। अब ये सवाल उठता है कि ये मौलिक कर्तव्य क्या है। मौलिक कर्तव्य जिसे हम फंडामेंटल ड्यूटी कहते हैं, जिसको रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। लेकिन छात्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस समय हमारे देश में संविधान बनकर तैयार हुआ था, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। उस समय हमारे देश के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कहीं कोई जिक्र नहीं था। उस समय हमारे देश के संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे। बाद में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर एक संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन। याद रखेंगे, 42वां संविधान संशोधन। और ये संशोधन कब हुआ था? 1976 में। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई और उसी समिति ने सिफारिश किया कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करना चाहिए। उसी को लेकर 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ और इस संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। याद रखिएगा, जब पहली बार 1976 में मौलिक कर्तव्य जुड़े तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। लेकिन आगे चलकर एक बार संविधान में एक और संशोधन हुआ, 86वां संविधान संशोधन। एक और संशोधन है ये 86वां संविधान संशोधन। और ये संशोधन हुआ था 2002 में, जहां पर एक और मौलिक कर्तव्य को हमारे देश के संविधान में शामिल किया गया। तो इस तरह से अगर हम देखें तो वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य हैं वो हमारे कितने अब पहुंच चुके हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हो चुके हैं। तो याद रखेंगे, अगर आपसे पूछें कि शुरू में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, तो शुरू में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, क्योंकि इसको बाद में जोड़ा गया है। इसको जोड़ने की सिफारिश किसके द्वारा की गई? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा की गई। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को हमारे देश के संविधान में शामिल किया जाता है। उसके लिए 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, जब 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। बाद में एक और 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, जहां पर एक और मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। तो आज मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी हो चुकी है? 11। अब आगे आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि मौलिक कर्तव्यों को जिस देश से लिया गया है, जिस देश के संविधान से लिया गया, वो देश कौन सा है? रूस। और भारतीय संविधान में इसको कहाँ शामिल किया गया है, यानी किस भाग में शामिल किया गया है? तो याद रखेंगे 4 का क में इसको शामिल किया गया है। और अगर पूछें कि किस आर्टिकल में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, तो आपको बताना है 51 का क या 51 का ए। तो मौलिक कर्तव्यों का जिक्र भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? 51 क में। भाग पूछेगा तो भाग 4 क में। अब कोई पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य
इसमें कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगा देंगे तो आपको बन जाएगा, क्योंकि राष्ट्र के लिए आपका क्या कर्तव्य है, इन्हीं कर्तव्यों की बात इसमें दिया गया होगा। जैसे मैं एक साधारण भाषा में बोलूं कि इनमें से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं हो सकता है। आपको ये पता नहीं है कि मौलिक कर्तव्य 11 कौन कौन है, लेकिन ये मैंने आपसे के सामने एक प्रश्न पूछा कि इनमें से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं हो सकता है, तो जरा सा आप थिंकिंग कीजिए। ऑप्शन दिया है कि हमें संविधान का आदर करना चाहिए। क्या ये मौलिक कर्तव्य हो सकता है? जी बिल्कुल, ये मौलिक कर्तव्य होगा। अगर मैं ये कहूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए, यानी साइंटिफिक तरीके से सोचना चाहिए, बिल्कुल सही, ये भी सत्य है। अगर मैं ये कहूँ कि सार्वजनिक संपत्ति की हमें रक्षा करनी चाहिए, ये भी सही है। अगर मैं कहूँ कि हमें अपने माता पिता का अनादर करना चाहिए, तो आप खुद सोचें कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं हो सकता है। हम सीधे कहेंगे कि माता पिता का अनादर करना ये जो है बहुत ही गलत है, हमें माता पिता का आदर करना चाहिए। यहाँ पर अनादर की बात कर दिया है, ये हमारा ड्यूटी नहीं हो सकता। तो मैंने आपको ये नहीं बताया कि कौन मौलिक कर्तव्य है 11, लेकिन फिर भी आप आंसर तक पहुँचने में कामयाब हो पा रहे हैं। उसका कारण यही है कि आप चीज़ों को अच्छे ढंग से समझ ले रहे हैं कि क्या कर्तव्य हो सकता है और क्या कर्तव्य नहीं हो सकता है। अब आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न क्या है? देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी किसको संविधान में शामिल नहीं किया गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि चुनाव आयोग का वर्णन भारत के संविधान में किया गया है। भारत के संविधान में चुनाव आयोग का वर्णन है। तो पूछा है कि जो नहीं है उसको बताना है, तो ये तो आंसर आपको नहीं बनेगा। वित्त आयोग, इसका भी वर्णन भारतीय संविधान में किया गया है। योजना आयोग, इसका वर्णन भारत के संविधान में बिल्कुल नहीं किया गया है। अगर ये नहीं किया गया है तो यही आपका आंसर बनेगा, क्योंकि यही पूछा गया है कि कौन सा इसमें संवैधानिक निकाय नहीं है। योजना आयोग हालांकि अब हमारे देश में नहीं है, ये संस्था अब समाप्त कर दिया गया है, और योजना आयोग को ही समाप्त करके 1 जनवरी 2015 को मोदी गवर्नमेंट द्वारा योजना आयोग का नया नाम दे दिया गया था, नीति आयोग। तो अब योजना आयोग का ही नया नाम क्या है? नीति आयोग। याद रखिएगा, नीति आयोग जो है ये योजना आयोग का रूप ले चुका है। योजना आयोग ये संस्था समाप्त हो चुका है। तो भारतीय संविधान में इसका जिक्र बिल्कुल नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग, इसका भी जिक्र किया गया है। तो आपका सही आंसर क्या बनेगा? योजना आयोग। अगर मैं चुनाव आयोग की बात करूं तो भारतीय संविधान की अगर बारे में हम बात करें तो जो भाग 15 है वो चुनाव आयोग से ही संबंधित है। अगर मैं वित्त आयोग की बात करूं तो आर्टिकल 280 के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ना होगा तो इसके लिए हमको भारतीय संविधान का भाग 14 पढ़ना पड़ेगा। अगर भाग 14 पढ़ लें तो यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग का जिक्र किया गया है। योजना आयोग का वर्णन भारतीय संविधान में नहीं है। चलिए हम अगला प्रश्न देखें। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ऐसे व्यक्ति कौन हैं जो राज्यसभा के सदस्य हैं? देखिए क्या दिया है, ऐसे व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा के सदस्य हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश में 2 तरह का सदन है। एक है अपर हाउस जिसको हम राज्यसभा कहते हैं, और एक है लोअर हाउस जिसको हम लोकसभा कहते हैं। अपर हाउस जिसमें वर्तमान में 245 सांसद हैं, लोअर हाउस जिसमें वर्तमान में 545 सांसद हैं। तो कह रहा है कि अगर कोई राज्यसभा का सदस्य है यानी अपर हाउस का मेंबर है, वह राज्यसभा और लोकसभा दोनों में कब बोल सकता है। जैसे कि आपको पता है कि राज्यसभा का सदस्य अगर हैं तो आपको राज्यसभा में ही बोलना है, लोकसभा के सदस्य हैं तो आपको लोकसभा में ही बोलना है। लेकिन क्या कोई ऐसा बंदा है जो राज्यसभा का मेंबर है लेकिन वह लोकसभा में भी बोल सकता है, राज्यसभा में बोल सकता है? क्या ऐसा हो सकता है क्या? तो देखिए ऑप्शन क्या दे रहा है, राज्यसभा का उपाध्यक्ष। जो राज्यसभा का उपाध्यक्ष होता है वो लोकसभा में बोल सकता है। जी नहीं, इनको बोलने का अधिकार नहीं है, ये आंसर नहीं बनेगा। राज्यसभा में सदन का नेता, जी हाँ, ये भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इनको बोलने का अधिकार भी केवल राज्यसभा में ही है।
राज्यसभा के मनोनीत सदस्य ये भी लोकसभा में नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये भी केवल राज्यसभा में ही बोलेंगे वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं। जी हाँ, याद रखिएगा, भारत सरकार में जो मंत्री बनाए जाते हैं वो मंत्री लोकसभा से भी बन सकते हैं और राज्यसभा से भी बन सकते हैं, और यदि वो राज्यसभा से बने तो वो लोकसभा में भी जाकर बोल सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि खुद भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, वो कभी भी लोकसभा के सदस्य नहीं रहे, वो हमेशा राज्यसभा के ही सांसद रहे, लेकिन सांसदों के प्रश्नों का जवाब देने के लिए उनको लोकसभा में जाना पड़ता था। इसका मतलब है कि कोई बंदा राज्यसभा का अगर एमपी है और वह लोकसभा में बोलना चाहता है, वो तभी बोलेगा जब वह मंत्री हो, तब जाकर लोकसभा में भी वह अपनी बातों को रख सकता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो राज्यसभा में भी बोल सकते हैं और राज्यसभा के साथ साथ वह लोकसभा में भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? चलिए हम अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न क्या है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें है? तो अगर आप मेरी पहली वीडियो को देखे होंगे, जो कल मैंने वीडियो डाला था, उसमें मैंने ये बात बताया था कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को छीनने का प्रयास किया जाता है तो उस परिस्थिति में वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में अपील कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकता है और हाई कोर्ट में भी अपील कर सकता है। दोनों में उसको अधिकार दिया गया है कि दोनों कोर्टों में जाकर वह अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करवा सकता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में उसको जाना होगा तो उसको जाना पड़ेगा आर्टिकल 32 के तहत, हाई कोर्ट में जाना होगा तो आर्टिकल 226 के तहत। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए 5 प्रकार का रिट जारी करता है, 5 प्रकार का याचिका जारी करता है, और जो 5 प्रकार का रिट जारी करता है उन्हीं में से एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो ये बताता है कि अगर किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस व्यक्ति को यह ऑर्डर देता है कि आपने जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उस व्यक्ति को हमारे सामने प्रस्तुत करें, ताकि हम ये देख सकें कि उसने वास्तव में गलती किया है या नहीं किया है। तो शरीर के साथ उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने उपस्थित होने की बात इसमें कही जाती है, ताकि ये जांच किया जा सके कि उसने गलती किया है या जानबूझकर उसको गिरफ्तार किया गया है। तो ये जारी कर सकता है कौन रिट? ऐसा सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी। सुप्रीम कोर्ट अगर जारी करेगा तो 32 के तहत, हाई कोर्ट जारी करेगा तो 226 के तहत। तो याद रखेंगे, ऑप्शन देखिए ऐसा कौन सा है? केवल उच्च न्यायालय, जी नहीं। केवल उच्चतम न्यायालय, जी नहीं। उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय दोनों, जी हाँ, बिल्कुल सही। यही आपका आंसर बनेगा, ये आपका आंसर नहीं बनेगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अवशिष्ट अधिकार क्या है? अवशिष्ट अधिकार क्या है? चलिए इसके हम तर्क को समझने से पहले इसका आंसर क्या बनेगा? वैसे जो ऑप्शन दिया है देखिए उसमें क्या दिया है? जो अधिकार राज्य सूची में शामिल हैं, जो अधिकार संघ सूची में शामिल हैं, जो अधिकार समवर्ती सूची में शामिल हैं, वे अधिकार जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है। ध्यान से समझिएगा बातों को। अवशिष्ट अधिकार क्या है? भारतीय संविधान का जो अनुसूची 7 है, याद रखेंगे कौन सा अनुसूची? अनुसूची 7, वो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा करता है। अनुसूची 7 केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा करता है, और ये 7वीं अनुसूची ही बताया है कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा 3 तरीके से किया जाएगा। एक होगा संघ सूची का विषय, देखिए यहाँ पर संघ सूची का विषय, संघ सूची लिखा गया है। एक होगा राज्य सूची का विषय, यहाँ पर देखिए राज्य सूची लिखा हुआ है, और एक लिखा हुआ है समवर्ती सूची। यानी भारत सरकार और राज्य सरकारों की शक्तियों को 3 क्षेत्रों में बांट दिया गया है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। अब जरा समझते हैं कि ये क्या है। जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार का है, वैसे विषयों को राज्य सूची में रखा जाता है। जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकारों को है, उसको रखा जाता है राज्य सूची में। जैसे मैं सामान्य तौर पर कहूं कि पुलिस पर कानून बनाने का अधिकार ये किसको है? राज्यों को है।
इसका मतलब है कि पुलिस राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची के विषयों की अगर हम बात करें तो राज्य सूची के विषयों की संख्या इस समय कितनी है? टोटल 61 61 है ना। संघ सूची उन विषयों को कहते हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार भारत सरकार को है। जैसे देखिए रेलवे, डाक, तार, ये सब जो भी आते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? भारत सरकार को है। फिर सेना भी किस में आएगा? ये आपको संघ सूची में आएगा। संघ सूची के विषयों की संख्या इस समय कितनी है? तो संघ सूची के विषयों की संख्या 100 है। समवर्ती सूची वैसे विषय जो कानून राज्य सरकार ही बना ले और जिस पर कानून केंद्र सरकार ही बना ले, मतलब उन विषयों को समवर्ती सूची में रखा गया है जिस पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को दे दिया गया है। जैसे मैं कहूँ परिवार नियोजन, जनसंख्या कम करने का उपाय, मैं कहूँ शिक्षा, मैं कहूँ बजट, मैं बोल दूँ आर्थिक नियोजन, पंचवर्षीय योजनाएं, ये जितना विषय है ये सब समवर्ती सूची में है। यानी इस पर कानून भारत सरकार ही बना सकती है और इस पर कानून राज्य सरकार ही बना सकती है। अब देखिए, संघ सूची में भारत सरकार, राज्य सूची में राज्य सरकार, समवर्ती सूची में दोनों। इनके अलावे कुछ ऐसे भी विषय होंगे जो न तो संघ सूची में है, जो न राज्य सूची में है, और न केंद्र उस पर कानून बना पाएगा न राज्य कानून बना पाएगा, यानी कि किसी में भी शामिल नहीं है। तो ऐसे विषयों को हम कहते हैं अवशिष्ट अधिकार। ऐसे विषयों क्या कहते हैं? अवशिष्ट अधिकार। तो आपका सही आंसर क्या बनेगा? वे अधिकार जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है, न संघ में है, न राज्य में है, न समवर्ती में है। तो अवशिष्ट अधिकार का मतलब हो गया कि वे अधिकार जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है। अब आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या है? ये तो बिल्कुल आसान और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इनमें कौन सा मूल अधिकार नहीं है? मूल अधिकार नहीं है, जैसे आपको पता है कि मौलिक अधिकारों की संख्या इस समय 6 है। शुरू में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो समता का अधिकार आज भी है, तो ये आपका आंसर नहीं बनेगा। संपत्ति का अधिकार, जी हाँ, ये अब मौलिक अधिकार नहीं है, मूल अधिकार नहीं है, बल्कि ये बन चुका है कानूनी अधिकार, और इसको अब रख दिया गया है आर्टिकल 300A में एक कानूनी अधिकार बनाकर। तो अब ये कैसा अधिकार है? एक कानूनी अधिकार है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। लेकिन पहले ये मौलिक अधिकार था, क्योंकि आज भी स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी मौलिक अधिकार है। केवल संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि इसको 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड से, स्विट्जरलैंड से, कनाडा से। तो ये लिया गया है अमेरिका से। मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। वैसे याद रखिएगा, अमेरिका से प्रस्तावना भी लिया गया है, अमेरिका से न्यायिक पुनर्विलोकन भी लिया गया है, न्यायालय की स्वतंत्रता भी लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद भी लिया गया है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया भी ली गई है। अगर मैं यूनाइटेड किंगडम की बात करूं तो यहाँ से संसदीय सिस्टम को लिया गया है, एकल नागरिकता लिया गया है और कानून बनाने की प्रक्रिया को लिया गया है। कनाडा की बात की जाए तो राज्यपालों की नियुक्ति कैसे होगा, ये कनाडा से लिया गया है, और साथ ही साथ संघ को मजबूत बनाने का कार्य होगा, यानी संघ के पास अंतिम शक्ति होगा, ये भी कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। अब आइए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न क्या है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? यानी राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सांसदों को डायरेक्ट अपने पावर का इस्तेमाल करके वह सांसद बना सकता है? तो ये अपर हाउस की बात हो रही है, अपर हाउस यानी राज्यसभा की बात हो रही है। और आपको पता है कि राज्यसभा में वर्तमान में कुल कितनी सीटें हैं? 245। लेकिन इन 245 में 12 ऐसी सीटें होती हैं जिसको आपको घटा देना पड़ेगा, क्योंकि इन 12 सीटों का चुनाव सीधे कौन करता है? राष्ट्रपति, जो इनको मनोनीत करता है। इसीलिए ये सब मनोनीत सांसद कहलाते हैं। और ये जो 12 मनोनीत सांसद होते हैं,
ये कहाँ से चुने जाते हैं? तो ये साहित्य, कला, समाज सेवा या विज्ञान के क्षेत्र से होने चाहिए, तब जाकर इनको सांसद बनने का डायरेक्ट मौका मिल जाता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत से। इसीलिए हम कहेंगे कि ऐसे 12 लोगों की नियुक्ति डायरेक्ट कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो आपका सही आंसर देखिए इसमें कहाँ है? 5, 12, कुल सदस्यों का 5वां 1/5 और 10। तो आपका सही आंसर क्या बनेगा? 12। याद रखेंगे कि राज्यसभा में 12 और लोकसभा में कितना है? 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को भी नियुक्त करता है कौन? राष्ट्रपति। हालांकि उसके सिस्टम को इस समय हटा दिया गया है। अब आइए हम अगले प्रश्न को देखें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? यानी कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो छुआछूत को समाप्त करने की बात करता है और ये कहता है कि इस रूप में इसके व्यवहार को निषेध किया जाएगा, यानी इसे कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। देखिए अनुच्छेद 16 में क्या है? सरकारी नौकरियों में नियोजन में संरक्षण। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत। आपका सही आंसर यही बनेगा 17। 18 में है उपाधियों का अंत और 15 में है राज्य किसी व्यक्ति से धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो 17 ये बात बोल रहा है कि हम देश के अंदर छुआछूत की भावना को पूरी तरह से वर्जित करते हैं और कोई भी व्यक्ति अगर छुआछूत करते हुए पकड़ा गया तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 ने भारत में पूरी तरह से छुआछूत को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ये VVI क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जिस समय हमारे देश को आज़ादी मिली थी उस समय हमारे देश में सवर्ण जातियों के द्वारा निम्न जाति के लोगों को बहुत अधिक प्रताड़ित किया जाता था। इसी को लेकर BR अम्बेडकर साहब ने आर्टिकल 17 में ये बातें जोड़ दी कि छुआछूत का किसी भी रूप में भारत में पालन नहीं होगा और जो लोग ऐसा करेंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और ऐसा इसलिए जोड़ा गया ताकि समाज के सभी वर्गों के लोग एक बराबर आकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। अब आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। चलिए एक और क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसके द्वारा 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई? त्रिस्तरीय। याद रखेंगे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो सिफारिश किया गया था वह बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर यह किया गया था और इन्हीं की सिफारिशों के आधार पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले राजस्थान के नागौर में शुरू हुई, जब नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था का श्री गणेश किया। बाद में आंध्र प्रदेश के सादनगर में 11 अक्टूबर को पंचायती राज व्यवस्था की दूसरी बार शुरुआत हुई। यानी हम कहेंगे कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान के नागौर में हुआ। तो ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जिसकी सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। जैसे क्यों पता है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज का सीधा सा मतलब हो गया कि ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। तो पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में शामिल किया गया कब? तो उसके लिए 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था। 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था। उसी आधार पर यह तय किया गया कि इसको भारतीय संविधान का पार्ट बना देना चाहिए। तो ये आपका सही आंसर बनेगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। भारतीय संसद में शामिल होते हैं संसद, जिसको हम कहते हैं पार्लियामेंट। तो भारत का जो पार्लियामेंट है उसके बारे में हमको जानना है। याद रखेंगे हमारी संसद के तो 2 हिस्से हैं ही, ये तो आपको पता है कि हमारे संसद के 2 हिस्से कौन कौन से हैं। एक है लोकसभा और दूसरा है आपको राज्यसभा। इस बात को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। लोकसभा जब किसी प्रस्ताव को पारित कर देता है तब वो राज्यसभा के पास जाता है, या राज्यसभा किसी प्रस्ताव को पारित कर दे तो वह लोकसभा के पास जाता है। लेकिन जब दोनों से प्रस्ताव पारित हो जाता है तो यहाँ से प्रस्ताव पारित होने के बाद वह राष्ट्रपति के पास जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति जब तक उस विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करेगा तब तक वह कानून नहीं बन पाएगा। इस तरह से हम कहेंगे कि भारतीय संसद के 3 अंग हो गए, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ दिया गया है? ये देखिए राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये आपका सही आंसर बनेगा।
याद रखेंगे इस बात को कि राष्ट्रपति कार्यपालिका में भी शामिल होता है और आपको पता है कि सरकार की कार्यपालिका का गठन राष्ट्रपति से होता है, उपराष्ट्रपति से होता है और मंत्रिपरिषद से होता है। जबकि राष्ट्रपति जो है वो विधायिका में भी शामिल होता है और विधायिका का मतलब यहाँ पर भारतीय संसद से है, जिसमें लोकसभा शामिल है, राज्यसभा शामिल है और राष्ट्रपति भी शामिल है। तो कुल मिलाकर हम राष्ट्रपति के बारे में यही कहेंगे कि राष्ट्रपति कार्यपालिका में भी शामिल होता है और राष्ट्रपति विधायिका में भी शामिल होता है। अब आइए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ें। ये चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अधीन किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जा सकता है? इसका सीधा सा मतलब हम ये समझेंगे कि अगर राज्य में संवैधानिक व्यवस्थाएं कायम न रहें, राज्य का शासन संवैधानिक तरीके से न चलता हो, तो उस क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। और राष्ट्रपति शासन जब लगाया जाता है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है आर्टिकल 356 के तहत। ये 356। अब देखिए इसमें होता क्या है। जब राष्ट्रपति को राज्यपाल से या किसी अन्य स्रोत से इस बात की जानकारी मिल जाए कि राज्य का शासन संवैधानिक तरीके से नहीं चल रहा है, तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। और एक बार जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो वहाँ पर राष्ट्रपति का दूत बनकर कार्यों को करता है राज्यपाल। इसलिए कुछ लोग राष्ट्रपति शासन को राज्यपाल शासन भी कह देते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति का एजेंट बनकर या दूत बनकर वहाँ उसके कार्यों को कौन करता है? राज्यपाल करता है। और ये राष्ट्रपति शासन 356 के तहत जारी किया जाता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन का प्रयोग पंजाब में हुआ था और राष्ट्रपति शासन का प्रयोग जो सबसे पहली बार पंजाब में हुआ था वो 1951 में हुआ था। राष्ट्रपति शासन का पहला प्रयोग पंजाब में 1951 में हुआ था। अब आइए हम अगला प्रश्न देखें। अभी मैंने कुछ समय पहले इस क्वेश्चन की चर्चा किया था आर्टिकल 32 के बारे में, जिसमें है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मैंने कहा था कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा कराने के लिए 5 प्रकार का रिट जारी करता है और ये 5 प्रकार के जो रिट सुप्रीम कोर्ट में जारी किए जाते हैं वो आर्टिकल 32 के तहत ही जारी किए जाते हैं। तो याद रखिएगा, ये आपको कहलाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्होंने आर्टिकल 32 को या संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को संविधान की आत्मा कह के संबोधित किया है। अब आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या है? ये भी क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है कि भारत की उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद का मतलब हो गया लोकसभा की भी और राज्यसभा के भी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। इसमें राज्यों के विधायक भाग नहीं लेते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य, केवल राज्यसभा के सदस्य ये तो होगा ही नहीं। लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जी नहीं, सभी भाग लेते हैं, ये भी नहीं होगा। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा से कोई मतलब नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या बनेगा? संसद के दोनों सदनों के सदस्य। और दोनों सदनों के सदस्यों का सीधा सा मतलब है कि सभी के सभी सदस्य भाग लेते हैं। और दोनों सदनों की अगर हम बात करें तो लोकसभा में 545 सांसद और राज्यसभा में 245 सांसद यही भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। अब आइए हम नेक्स्ट प्रोसेस को देखें। अब आइए अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा ऐसा न्यायालय है जिसको अधीनस्थ आपराधिक न्यायालयों का सबसे शीर्ष न्यायालय कहा जाता है? तो देश में जो हमारे यहाँ व्यवस्थाएं दी गई हैं उसमें सबसे निम्न स्तर पर जिला न्यायालय, जिला के ऊपर है आपको उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के ऊपर है उच्चतम न्यायालय। यानी हमें देश में न्यायपालिका में सबसे बड़ा अगर कोई कोर्ट है तो वह सुप्रीम कोर्ट है, जो भारत की राजधानी नई दिल्ली में है। तो देश का सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। अब आइए हम अगले प्रश्न को देखें। चलिए देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। वह अधिकतम अवधि कितनी होती है जिस तक संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई संसद द्वारा बढ़ाई गई घोषणा सामान्यतः लागू होती है? तो 356 का सीधा सा मतलब है राष्ट्रपति शासन। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन तभी लागू होता है जब उस राज्य की संवैधानिक स्थिति खराब हो जाए, यानी कि वह राज्य संविधान के नियमों के अनुसार से कार्य न करता हो। अगर राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लागू कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति शासन का प्रभाव रहता है 2 माह।
ये 2 माह उसका प्रभाव रहता है। लेकिन ये लिखा गया है कि अगर 2 माह के अंदर संसद के द्वारा उसे पारित करा दिया गया तो उसका प्रभाव बढ़कर हो जाता है कितना, 6 माह तक। और प्रत्येक बार में 6 माह बढ़ाते हुए इसको मैक्सिमम लागू कर सकते हैं कितने साल तक, 3 साल तक इसको लागू किया जा सकता है, 3 साल तक। तो ये सिस्टम है, यही दिया है कि संसद द्वारा बढ़ाई गई उद्घोषणा सामान्यतः लागू रह सकती हैं 6 महीने तक। यही आपका पहला ही आंसर बनेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 6 महीना। चलिए हम अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय के उद्देश्य को कहाँ मुखरित किया गया है। अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 16 में, प्रस्तावना में। सामाजिक न्याय की बात की गई है अनुच्छेद 14 में, जिसमें लिखा गया है कि विधि की समता और विधियों के समान संरक्षण के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा, अनुच्छेद 14, जिसमें समानता की बात कही गई है। जिसमें 15 में ये कहा गया है कि राज्य किसी व्यक्ति से धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। 16 में लिखा गया है कि सरकारी नौकरियों में नियोजन में संरक्षण दिया जाएगा। और प्रस्तावना तो हमारे संविधान के एक अलग भाग के तौर पर इंडिकेट करता है। तो आपका सही आंसर इसमें कौन होगा, अनुच्छेद 14। तो चलिए हम ऐसे ही प्रश्नों के सिलसिले को और भी आगे आपके लेकर आएंगे। तो ये रहा आज का अंतिम प्रश्न। सभी छात्र मेरे वीडियो को लगातार देखें और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो दूसरों के भी शेयर करना ना भूलें। चलिए हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।